अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर हसन। और आज जो है हम ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में फ़ॉरेस्ट टॉपिक का फ़ॉरेस्ट जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने बना लिया है और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख ले ताकि उसको ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सर इसका आज का जो पहला टॉपिक है वो है डिफ़ॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफ़ॉरेस्टेशन का सिंपली मतलब होता है, आप सबको पता ही होगा, कटिंग ऑफ ट्रीज़। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज़ में सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉजेज़ के ऊपर कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है टिम्बर के लिए हम डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें जो है वो लकड़ी की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की ज़रूरत होती है, फ्यूल वुड की, फायर वुड की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं। मेन जो वजह होती है डिफ़ॉरेस्टेशन की वो यही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है अर्बनाइजेशन। ठीक है, सिटी बनाना। कहीं आपको सिटी एक बनानी है बड़ी, ठीक है, लोगों को कहीं आपको अगर बसाना है तो अगर उस इलाके में अगर पहले जो है फॉरेस्ट है या पेड़ पौधे उगे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले उनको क्लियर करेंगे। जब आप उनको क्लियर कर देंगे तो उसके बाद ही वहाँ पे जो है आप आबादी बनाएंगे ना, आप वहाँ पर जब ही घर बनाएंगे जब आप फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे। तो ये एक और वजह होती है डिफ़ॉरेस्टेशन की। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा फार्मिंग भी एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से डिफ़ॉरेस्टेशन होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि कहीं भी आपको क्रॉप्स उगानी है तो आपको ह्यूज एरिया चाहिए होता है ज़्यादातर, तो उसके लिए भी आपको पेड़ पौधे वहाँ पे जितने भी हैं, अगर फॉरेस्ट भी है तो उसको काटना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं आपको फैक्ट्री लगानी है या कोई भी XYZ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना है आपको, तो वहाँ पे भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे ट्रीज़ वगैरह पहले। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे जो है वो माइनर प्रोडक्ट भी हमने कवर किए थे पार्ट 1 में। तो माइनर प्रोडक्ट हासिल करने के लिए भी जो है वो डिफ़ॉरेस्टेशन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स के ऊपर कि डिफ़ॉरेस्टेशन हो गई, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहला जो है वो फ्लड जो है वो क्या कहते हैं आपका आना शुरू हो जाते हैं, और फ्लड से जो है वो आपका जो है नुकसान होने लग जाता है आबादी को। अब डिफ़ॉरेस्टेशन से फ्लड का क्या ताल्लुक़ है इसको हम समझेंगे। तो असल में अगर क्या कहते हैं ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि अगर आपके पास फॉरेस्ट होंगे ना तो आपका जो फ्लड जब आप आएगा तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा आबादी के ऊपर। जो वो रेजिडेंशियल एरिया होगा, गांव वगैरह होंगे पास में या क्या कहते हैं कोई टाउन होगा, तो उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट कम होगा। अब इसको समझते हैं ये कैसे होता है। देखें, जैसे आपका रिवर बह रहा है, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट किए या बारिश ज़्यादा हो गई तो रिवर जो है अपना लेवल जो है वो उसके अंदर जो पानी होता है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जब वो बढ़ता है तो एक लेवल आता है कि उससे ज़्यादा जो है वो रिवर अपने अंदर पानी जो है वो नहीं रख सकता, तो वो फिर बाहर निकाल देता है पानी। रिवर जो होता है उसको हम कहते हैं फ्लड। फिर फ्लड के अंदर अगर आपके आस पड़ोस में उसके जैसी पानी निकलेगा, फॉरेस्ट होंगे, तो फ्लड का जो प्रेशर होगा, जिस तरीके से वो हिट करेगा जाकर रेजिडेंशियल एरिया पे, गांव पे किसी जाकर या टाउन पे, तो वो बहुत ज़्यादा होगा और उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर बीच में फॉरेस्ट नहीं हुए, ट्रीज़ वगैरह नहीं हुए, कोई ऐसा इलाका नहीं उसको मिला, तो जो है डैमेज बहुत ज़्यादा करेगा वो जाके सामने जो अगर आपके फील्ड्स हैं तो उसमें भी वो नुकसान बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन बीच में अगर आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसकी जो लैंड होती है ना उस एरिया की जहाँ पे फॉरेस्टेशन हुई हुई होती है, वहाँ जहाँ मतलब ट्रीज़ उगे हुए होते हैं, वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वाटर अब्जॉर्व करने की एबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो फ़ौरन अब्जॉर्व कर लेगी सॉइल जो है पानी को बहुत हद तक। ठीक है, और जो प्रेशर होगा वो भी ट्रीज से जब लगेगा आपका पानी आबादी को बाद में वो हिट करेगा, टाउन को बाद में हिट करेगा, पहले वो जो है फॉरेस्ट को हिट करेगा, तो इससे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तो लोगों को नुकसान बहुत कम होगा और जो है फसलें जो होती हैं हमारी उन पे भी बहुत कम नुकसान आएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका रेनफॉल, ये पॉइंट्स कवर हो गए। अब रेनफॉल पे आ जाते हैं। रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन जो है आप लोगों को स्टूडेंट्स पता ही होगा, वो कनेक्टेड होती है, मतलब फॉरेस्ट जहाँ पे भी आपके जितने भी ट्रीज़ हैं वो सब कनेक्टेड, ये सारी चीज़ें जो है वो रेनफॉल से कनेक्टेड होती हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं और आपके ट्रीज़ वगैरह होते हैं, जितने ज़्यादा आपकी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट होंगे, जितने ज़्यादा किसी इलाके में फॉरेस्ट होंगे, उतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी। वो आप लोगों को स्टूडेंट्स पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है तो वो अपने अंदर से जो है वो पानी निकालता है, H2O निकालता है, वाटर वेपर्स को निकालता है वो अपने अंदर से। जब वो निकालता है तो वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद जो है वो बारिश होती है। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, जब आपके फॉरेस्ट होंगे ही नहीं आपके पास, आपकी कंट्री में, आपके एरिया में, तो जो है रेनफॉल ऑब्वियस सी बात है वो कम हो जाएगी। तो रेनफॉल में कमी आ जाती है। ठीक है, रेनफॉल में कमी आती है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। वाटर शॉर्टेज हो जाती है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद HEP में भी जो है वो कमी आ जाती है। ठीक है, HEP जो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो आपकी डैम्स जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि डैम के अंदर इतना पानी नहीं होगा, रेनफॉल तो हो नहीं रही है आपकी, तो रेनफॉल नहीं हो रही तो पानी कम है। जब पानी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो कम ही बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो टेम्परेचर के अंदर चेंज भी आता है और बहुत मैसिव चेंज भी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से सॉइल एरोजन होता है। ये तो स्टूडेंट्स सॉइल एरोजन के ऊपर तो अभी अगला टॉपिक है हमारा, इसको डिटेल के अंदर समझेंगे सॉइल एरोजन को। फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन तो हो गई, ठीक है, ये आजकल दुनिया के अंदर बहुत चल रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर सबसे पहला जो है एफॉरेस्टेशन। आप एफॉरेस्टेशन करें, आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाएं। जितने आपने काट दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 दरख्त अगर काटे हैं तो आप 100 नहीं तो 80 तो वापस लगा दें। ठीक है, 80 नहीं तो 50 तो वापस लगा ही दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो डिफॉरेस्टेशन का जो, वैसे तो 100 अगर आपने काटे हैं तो आप 110 लगा दें, लेकिन अगर आप 80 भी लगा देंगे, 50 भी लगा देंगे तो वो बहुत है, क्योंकि आजकल इतना भी नहीं हो रहा और हमारी जो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसकी वजह से। पहला आपने एफॉरेस्टेशन करनी है। ठीक है, दूसरा जो है आपने अवेयरनेस फैलानी है। सबसे ज़्यादा मसला जो हमारे पाकिस्तान और हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका यही मसला है कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि अगर आप पेड़ काटोगे तो उससे क्या नुकसान होगा। तो एफॉरेस्टेशन का अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अवेयरनेस होगी, लोगों को पता होगा कि इससे क्या नुकसान होता है, तो वो सोचेंगे। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ वगैरह वो काट रहे होंगे, तो उससे पहले सोचेंगे कि ये जो है मतलब हमारी इन्वायरमेंट के लिए बुरा है, तो वो नहीं करेंगे उसको, या क्या कहते हैं कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका लॉज बनाएं आप, और फाइन और पेनल्टीज़ जो है लोगों के ऊपर चार्ज करें। आपने क्या कहते हैं अवेयरनेस भी फैला दी, एफॉरेस्टेशन भी कर दी, उसके बाद भी डिफॉरेस्टेशन, लोग पेड़ काटेंगे। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने लॉज बनाने हैं। ठीक है, और फाइन और पेनल्टीज़ रखनी है ताकि लोग ये काम ना करें। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोवाइड गैस टू नॉर्दर्न एरियाज़। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए पहले कि नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे जितने भी हैं, वहाँ पे बहुत सारे इलाकों के अंदर गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गैस पाइपलाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गैस पाइपलाइंस हैं ही नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये क्यों डिस्कस कर लेते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ पहली बात तो बहुत मतलब हाइट के ऊपर है। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ पर पड़ती है बहुत ज़्यादा सर्दी, तो क्योंकि ये ऊपर है तो गैस जो है ऊपर की तरफ, जब आप नीचे से ऊपर गैस को भेजते हैं तो गैस जो है नीचे से ऊपर जाती नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पीछे से प्रेशर देना पड़ता है उसको ऊपर भेजने के लिए, ये एक मसला आता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये इलाके क्योंकि ठंडे होते हैं तो गैस जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है, मतलब जमना शुरू हो जाती है जब वो ऊपर जाती है
आपका पहाड़ी इलाकों की तरफ। तो ये 2 मसले हैं जिसकी वजह से जो है गैस पाइपलाइंस है ही नहीं नॉर्थ में बिल्कुल, ठीक है, या हैं तो बहुत कम जगहों पर हैं। तो इसकी वजह से मसला क्या होता है, वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह काटते हैं, पेड़ पौधों को बहुत काटते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन की एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि वहाँ पे गैस ही नहीं है। तो अगर आप गैस देना शुरू कर देंगे नॉर्दर्न एरियाज़ को तो क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन आपकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ का एक मेन प्रॉब्लम जो डिफॉरेस्टेशन का है उसको आप सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सेलेक्टिव कटिंग मेथड। अब सेलेक्टिव कटिंग मेथड क्या होता है कि आप जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई फॉरेस्ट सेलेक्ट कर लिया किसी एरिया का, तो वहाँ पर आप सेलेक्टिव कटिंग में मेनली होता ये है कि मतलब आप सिर्फ बड़े पेड़ काटो, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं आपने वो काट लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी एरिया के अंदर 100 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, तो 80 आप छोड़ दो और सिर्फ 20 जो सबसे बड़े पेड़ हैं उनको आप काट लो, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका पूरा फॉरेस्ट को आप क्लीन नहीं कर रहे हो। पूरे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे 100 हम एज्यूम कर लेते हैं वहाँ पे पेड़ है, तो आप पूरे 100 नहीं काट रहे हो, सिर्फ बड़े पेड़ काट रहे हो 20, ठीक है, सबसे बड़े जो हैं। फिर उसके बाद उस एरिया को आप छोड़ देते हो 10 to 15 ईयर्स के लिए। आप उस एरिया को छोड़ दो, 10-15 साल बाद आप आओ, फिर उसके बाद आप जो है जैसे अच्छे खासे उस वक्त 10 to 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में पेड़ उग जाते हैं, तो और पेड़ बड़े भी हो जाते हैं। फिर आप आके थोड़े से और काट लो, फिर आप 10-15 जो साल हैं उसका गैप ले लो, फिर आप ये काम कर लो। तो सेलेक्टिव कटिंग मेथड ये होता है। अगर ये आप अप्लाई करते हो तो ज़ीरो होने से आप बच जाओगे। आपका कोई भी एरिया जो है मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाएगा, पूरा फॉरेस्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा, फॉरेस्ट वहीं का वहीं रहेगा, उसमें थोड़े बहुत पेड़ काट लोगे। तो ये भी अगर आप कर लो तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेचुरल पार्क्स बनाएं। हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग जो है वो नेचुरल पार्क्स बनाएं, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का इशू है वहाँ पे उन लोगों को चाहिए कि नेचुरल पार्क्स बनाएं और उसके अंदर जो है वो दबा के जो है पेड़ पौधे और जो है ग्रास वगैरह वहाँ पे लगाएं। इससे क्या होगा कि आपने फॉरेस्ट तो बहुत सारे अपनी जो एरिया में थे अपनी कंट्री में तो उनको काट लिए, लेकिन अगर आप नेचुरल पार्क्स बनाओगे वहाँ पे भर भर के जो है आप ट्रीज़ लगाओगे, ग्रास लगाओगे, प्लांट्स और लगाओगे, तो बहुत ज़्यादा हद तक जो आपका इफ़ेक्ट है वो क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन का कम हो जाएगा, अगर आप उसको अच्छे लेवल पे इस काम को करोगे तो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं सॉइल एरोजन के ऊपर, सॉइल एरोजन के टॉपिक पे। सॉइल एरोजन बेसिकली होता क्या है, यह आपके सामने डायग्राम आ रही होगी स्टूडेंट्स। इसमें देखें, सबसे पहले जो आपका जो ट्री है वो अलाइव है, ठीक है, ट्री जिंदा है और उसकी रूट्स भी ऑब्वियस सी बात है फिर अलाइव होंगी। ट्री अलाइव है, उसकी रूट्स भी अलाइव है, ठीक है, और रूट्स ने जो है वो सॉइल को होल्ड किया हुआ है। रूट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो है वो सॉइल को होल्ड करते हैं, पकड़ के रखती है, ठीक है, रूट्स जो होती हैं सॉइल को, और वाटर को जो है वो एब्जॉर्व करके रखती हैं। जिस भी जगह प्लांट होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे एक खुसूसियत ये होती है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें वाटर को एब्जॉर्व करने की एबिलिटी भी होती है, और वहाँ की जो सॉइल होती है वो एक जगह जो है स्टिफ होती है, एक जगह मतलब रूट्स ने उसको पकड़ के रखा हुआ होता है, वो आगे पीछे नहीं होती ज़्यादा। तो अगर आपने क्या कहते हैं ट्री को मार दिया, ठीक है, ट्री आपने काट दिया, तो उसके नीचे जो उसकी जड़ें हैं ऑब्वियस सी बात है वो भी फिर कट जाती हैं, वो भी जो है वो मर जाती हैं। आपने ट्री को काट दिया तो नीचे जो उसकी रूट्स हैं वो भी मर जाएंगी। जब रूट्स मरी तो क्या हुआ, सॉइल जो है वो लूज़ हो गई, सॉइल मूव होने लग गई, क्योंकि अब क्या, जैसी रूट मरी तो नीचे जो है क्या कहते हैं रूट ने तो मिट्टी को छोड़ दिया, अब मिट्टी तो लूज़ हो गई। अब जैसी एयर चले क्या कहते हैं विंड चलेगी, विंड आएगी, तो क्या कहते हैं हवा के साथ जो है आपकी जो मिट्टी है उसको नीचे से तो कोई चीज़ पकड़ नहीं रही, वो उड़ने लग जाएगी, ठीक है, उड़ उड़ के वो आगे जाएगी, मसला क्रिएट करेगी। फिर उसके बाद जैसी पानी आए पानी मतलब बारिश आएगी तो बारिश के साथ भी वो जो है क्या कहते हैं बहना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले अगर यहाँ पे फॉरेस्ट था, यहाँ पे ट्रीज़ थे, तो उन्होंने जो है वो होल्ड किया हुआ था सॉइल को, लेकिन अब जो है कोई भी चीज़ है नहीं, तो सॉइल उस जगह की जो है वो ख़राब हो जाती है। सॉइल एरोजन इसको फिर हम बेसिकली कहते हैं, उस एरिया में सॉइल एरोजन हो गई। फिर इससे क्या मसले आते हैं वो हम आगे जाके जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है
एक टर्म है आपकी स्ट्रिप फार्मिंग, उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स इन सिंगल एरिया। इसका यही मतलब है कि अगर आपके पास कोई एरिया है, ठीक है, बड़ा एरिया है, उसमें आप जो है वो राइस भी उगा रहे हो, व्हीट उगा रहे हो, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना कॉर्न उगा रहे हो, मेज़ उगा रहे हो, कॉर्न उगा रहे हो, और XYZ कोई और चीज़ भी उगा रहे हो, 4-5 चीज़ें उगा रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे अगर उगा रहे हो आप, तो उसको जो है वो स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट 2 भी कवर कर लिया फॉरेस्ट के जो चैप्टर है हमारा। इसके अंदर जितने भी आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने पार्ट 2 के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स कवर कर ली हैं। बाकी और भी कुछ होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको भी वीडियो बना के जो है वो कवर कर लूँगा। और क्या कहते हैं, इसके अब पास पेपर रह गए, आपका जो टॉपिक है, आपका जो ये चैप्टर है फॉरेस्ट, इसके जो पास पेपर हैं ये भी इंशाल्लाह ये मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी क्या कहते हैं, आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए जो है फ्यूल का किरदार जो है, फ्यूल का रोल अदा करता है, ताकि और मतलब हमें मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तो लाजमी अपना फ़ीडबैक दिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।